इस लेक्चर में हम लोग केवीएल डिस्कस करेंगे ओनली फॉर डीसी सर्किट। केवीएल एसी और डीसी दोनों सर्किट्स के लिए है, लेकिन हम लोग सिर्फ डीसी सर्किट के बारे में ही कंसीडरेशन करेंगे। सबसे पहले किरचॉफ्स का जो वोल्टेज लॉ है, यानी कि केवीएल जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो उसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। तो इन अ क्लोज्ड part of an electrical circuit algebraic summation of all the voltages क्लोज्ड पाथ में दो तरह के होंगे, वोल्टेज राइज एंड वोल्टेज ड्रॉप। क्या होगा, ये दोनों का क्या मतलब है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो इन अ क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट algebraic summation of all the voltages, that is voltage rise and voltage drop, is 0। ये किरचॉफ्स के वोल्टेज लॉ का स्टेटमेंट ने सिर्फ हमें ये बताया कि किसी भी क्लोज पाथ में इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसमें कोई भी अगर क्लोज पाथ होगा तो उसमें एल्जेब्रिक समेशन सारे वोल्टेजेस का 0 होगा। अब वोल्टेजेस दो तरह के होंगे, एक होगा क्लोज पाथ में वोल्टेजेस दो तरह के होंगे, एक होगा वोल्टेज राइज। वोल्टेज राइज का मतलब है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट होते हैं, वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड होते हैं, उनको हमने नाम दिया है वोल्टेज राइज। और वोल्टेज सोर्स आपको इस तरह के सिंबल में इलेक्ट्रिकल सर्किट में मिल सकते हैं। मान लीजिए 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट में इस तरह से भी सिंबल के रूप में दिखाया जा सकता है 5 वोल्ट। ठीक है, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, इसका भी मतलब और इसका भी मतलब, दोनों का मतलब सेम है। या तो इस तरह से भी दिखाया जा सकता है कि सिंपली एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन है और यहाँ लिख दिया 5 वोल्ट। तो बड़ी लाइन का इटसेल्फ मतलब है कि ये पॉजिटिव पोलैरिटी है, पॉजिटिव प्लेट है, और छोटी लाइन का मतलब ये नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव पोटेंशियल है। ठीक है, तो इस तरह से वोल्टेज राइज का मतलब है, यानी जो किसी भी क्लोज पाथ में इलेक्ट्रिकल सर्किट होगी उसमें दो तरह के वोल्टेजेस मिलेंगे आपको, वोल्टेज राइज और वोल्टेज ड्रॉप। और वोल्टेज राइज का मतलब है कि वोल्टेज सोर्स जो कनेक्ट होते हैं उनको हमने नाम दिया वोल्टेज राइज का। नोट कर लीजिए फटाफट। तो फिर हम लोग बात करते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप का हमारा क्या यहाँ पर मतलब है, कि वोल्टेज ड्रॉप से हमने यहाँ पर क्या समझा है। ओके, चलिए अब बात करते हैं वोल्टेज ड्रॉप की। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा क्लोज पाथ में? इलेक्ट्रिकल सर्किट में रजिस्टर लगा होगा, कनेक्टेड मिलेगा आपको। मान लेते हैं उसकी वैल्यू कैपिटल R और इसमें करंट फ्लो कर रही है कैपिटल I। तो वोल्टेज ड्रॉप का मतलब होता है I इंटू R। तो वोल्टेज ड्रॉप का मतलब क्या है? I इंटू R। रजिस्टर लगा होगा, रजिस्टर में करंट मान लीजिए कैपिटल I फ्लो कर रही है, तो वोल्टेज ड्रॉप जो रजिस्टर का है वो I इंटू R होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप का ये मतलब है रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज या रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज है वो करंट इंटू रजिस्टर। मान लीजिए 2 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट 4 एम्पियर की आ रही, तो 4 2 जा 8 क्या हुआ? वोल्टेज ड्रॉप। 8 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप इस रजिस्टर के क्रॉस होगा। तो ये मतलब है वोल्टेज ड्रॉप। तो अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि वोल्टेजेस का मतलब क्लोज पाथ में क्या है, दो चीज़ें हैं, वोल्टेज राइज और वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज राइज का मतलब कि क्लोज पाथ में जो सोर्स लगे हुए हैं वोल्टेज के, उनको नाम दिया हमने वोल्टेज राइज। और उसी सर्किट में उसी पाथ में जो वोल्टेज रजिस्टर लगा हुआ है उसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगा या उसमें जो वोल्टेज होगा उसको हमने नाम दिया वोल्टेज ड्रॉप। तो अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चले तो किसी भी क्लोज पाथ में
हमें एल्जेब्रिक समीशन लेना है इसका, किसका, वोल्टेज राइज का और वोल्टेज ड्रॉप का, सबको ऐड करके 0 के बराबर करना है। अब क्योंकि यहाँ पर हमें एल्जेब्रिक समीशन लेना है, यहाँ लिखा है एल्जेब्रिक समीशन। दिस एल्जेब्रिक समीशन का मतलब होता है जब हम वोल्टेजेस को ऐड करेंगे तो विद देयर पोलैरिटी, क्या पोलैरिटी उनकी, प्लस है माइनस है क्या है, ये चीज़ हमें कंसिडरेशन में लेनी पड़ती है, इसीलिए यहाँ लिखा है एल्जेब्रिक समीशन। अब इस चीज़ को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमें कैसे पोलैरिटीज डिसाइड करनी है। ठीक है, हम लोग डिसाइड करते हैं एक एग्जांपल से। तो एग्जांपल के लिए हमने एक ये सर्किट कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो इस सर्किट को आप लोग बना लीजिए। अब देखिए, ये एक क्लोज्ड पाथ है इलेक्ट्रिकल सर्किट का, इसमें सारे वोल्टेजेस का एल्जेब्रिक समीशन करके हमें 0 करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से वोल्टेज हैं, दो तरह के होंगे, मैंने पहले डिस्कस किया, वोल्टेज राइज और वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज राइज का मतलब एक तो ये हो गया 50 वोल्ट, एक ये हो गया 20 वोल्ट, 20 वोल्ट, 60 वोल्ट, 15 वोल्ट, 65 वोल्ट, ये सारे क्या हो गया वोल्टेज राइज। वोल्टेज ड्रॉप कहाँ होगा, यहाँ पर होगा वोल्टेज ड्रॉप 2 ओम में, 4 ओम में, 6 ओम में, 8 ओम में, 10 ओम में, 15 ओम में, 20 ओम में, 5 ओम में, 3 ओम में एंड 7 ओम। तो हमें सबका एल्जेब्रिक समीशन लेना है, वोल्टेज ड्रॉप का भी और वोल्टेज राइज का भी। एल्जेब्रिक समीशन लेने का मतलब हमें वोल्टेज राइज और वोल्टेज ड्रॉप को उनके पोलैरिटी के साथ ऐड करना है। हम पोलैरिटी कैसे डिसाइड करेंगे, उसका एक कन्वेंशन लेना पड़ता है, एक नियम बनाना पड़ता है। तो पहला स्टेप क्या होगा कन्वेंशन का, पहला स्टेप ये होगा कि आप किसी भी क्लोज्ड पाथ में, इलेक्ट्रिकल सर्किट के क्लोज्ड पाथ में जब करंट एज्यूम करेंगे, करंट क्यों एज्यूम करेंगे, क्योंकि केवीएल में अननोन क्वांटिटी करंट, केवीएल में अननोन क्वांटिटी क्या होगी, करंट। तो हम क्या एज्यूम करेंगे, करंट जब भी एज्यूम करेंगे तो करंट क्या होती है, वो फ्लो करती है। तो हमको एक डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है क्लोज्ड पाथ में। तो हमारा कन्वेंशन क्या होगा कि हम मानेंगे करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्लोज्ड पाथ में फ्लो कर रही है। अब कुछ लोग सोचेंगे क्या एंटी क्लॉकवाइज नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। हमने कन्वेंशन की क्लॉकवाइज, तो हम जो नियम क्लॉकवाइज के लिए बनाएंगे उसका ठीक उल्टा नियम बन जाएगा एंटी क्लॉकवाइज के लिए। तो हम लेके चलेंगे क्या कन्वेंशन कि करंट क्लोज्ड पाथ में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगी। अब पहली चीज़ तो खत्म होगी। ठीक है, पहला कन्वेंशन क्या माना हमने कि करंट हमने मान ली, अननोन क्वांटिटी करंट होती है, करंट की डायरेक्शन मान ली क्लोज्ड पाथ में कि वो क्लॉकवाइज होती है। अब हमको सारे वोल्टेजेस का एल्जेब्रिक समीशन लेंगे। तो एल्जेब्रिक समीशन जब लेंगे हम, तो हम पोलैरिटी के साथ समीशन लेंगे, ऐड करेंगे। तो दो तरह के वोल्टेजेस हैं इस क्लोज्ड पाथ में, वोल्टेज राइज है और वोल्टेज ड्रॉप। तो पहले बात कर लेते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप की हम क्या पोलैरिटी लेंगे। तो वोल्टेज ड्रॉप की पोलैरिटी हमेशा नेगेटिव लेंगे, हमेशा नेगेटिव। क्या लेंगे, नेगेटिव पोलैरिटी। कितनी वैल्यू है रेजिस्टेंस की, कितनी वैल्यू आएगी करंट की, उससे हमें कोई मतलब नहीं। वोल्टेज ड्रॉप हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा, ये गांठ बांध दीजिए, इसमें सोचना ही नहीं। करंट हम किधर मानेंगे, क्लॉकवाइज, इसमें भी नहीं सोचना है। क्लोज्ड पाथ में करंट हम हमेशा मानेंगे क्लॉकवाइज, सोचना ही नहीं है इसमें। ठीक, इसी तरह से वोल्टेज ड्रॉप जितने हैं वो सारे नेगेटिव होंगे, उसमें भी नहीं सोचना है। जब हम एल्जेब्रिक समीशन करेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप को हमेशा नेगेटिव लिखेंगे। अब वोल्टेज ड्रॉप क्या है मतलब इसका, जैसे 7 ओम है, यहाँ वोल्टेज कितना होगा 7 × I, तो ये क्या होगा -7I। इसी तरह से 3 ओम में वोल्टेज ड्रॉप होगा -3I, 5 ओम में वोल्टेज ड्रॉप होगा -5I, 20 ओम में वोल्टेज ड्रॉप होगा -20I, 15 ओम में वोल्टेज ड्रॉप होगा -15I, 10 ओम में वोल्टेज ड्रॉप होगा -10I, 8 ओम में वोल्टेज ड्रॉप होगा -8I, 6 ओम में अगेन वोल्टेज ड्रॉप होगा -6I, 4 ओम में होगा -4I और 2 ओम में होगा -2I। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप हमेशा क्या लेंगे, नेगेटिव। आई होप ये बात समझ में आई। अब बात करते हैं वोल्टेज राइज की।
कि वोल्टेज राइज में आप क्या करेंगे। चलिए, अब इम्पॉर्टेंट है आपको वोल्टेज राइज समझना, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप आप समझ चुके हैं। तो वोल्टेज राइज में क्या पोलैरिटी देनी है, ध्यान से बात सुनिए। जैसे मान लीजिए 50 वोल्ट, हमको ये डिसाइड करना है कि 50 वोल्ट जो वोल्टेज राइज है, हम इसकी पोलैरिटी क्या लेंगे जब एल्जेब्रिक समेशन करेंगे। तो इसका नियम सिंपल सा है कि करंट जो हमने एज्यूम किया है, जब वो क्लॉकवाइज से फ्लो होते हुए इससे बाहर निकले, जब इस 50 वोल्ट के सोर्स से बाहर निकल रही है, तो बाहर किस टर्मिनल से निकल रही है, प्लस से निकल रही है, तो ये प्लस 50 होगी। इसी तरह से 20 वोल्ट, जब करंट बाहर जाएगी, क्लॉकवाइज से फ्लो कर रही है ना, तो बाहर जाएगी तो माइनस से बाहर जाएगी, तो क्या वो -20। इसी तरह से यहाँ पर करंट बाहर जाएगी, जब यहाँ से फ्लो होते हुए आ रही है क्लॉकवाइज, बाहर गई, प्लस से बाहर गई तो +20 होगी। इसी तरह से करंट फ्लो होते हुए आ रही है, यहाँ से बाहर जाएगी, प्लस से तो +60 हो गया। यहाँ से क्लॉकवाइज से फ्लो होते बाहर जा रही, माइनस से -50 हो गया। यहाँ पे करंट आई, बाहर गई किससे, 65 से, प्लस से जब बाहर गई प्लस टर्मिनल से +65। तो ये नियम है वोल्टेज राइज की पोलैरिटी को डिसाइड करना। तो हमने दोनों नियम समझ लिए कि वोल्टेज ड्रॉप में क्या करना है, हमें हमेशा नेगेटिव लेना है पोलैरिटी। वोल्टेज राइज में हमने क्या डिसाइड कर लिया है कि जिस टर्मिनल से करंट बाहर निकलेगी क्लॉकवाइज फ्लो होते हुए, क्लॉकवाइज से फ्लो होते हुए, हम उस टर्मिनल को पोलैरिटी मान लेंगे उस वोल्टेज सोर्स की। प्लस से बाहर निकली करंट तो प्लस हो जाएगी वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी, वोल्टेज राइज की माइनस से निकली तो माइनस हो जाएगी। तो अब इसी बेसिस पे हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं। क्योंकि ये क्लोज्ड पाथ है, तो हम कहीं से भी स्टार्ट करेंगे, घूम फिर के दोबारा वहीं पहुंचेंगे। मान लीजिए हमने 50 से स्टार्ट किया समेशन करना, एल्जेब्रिक समेशन करना, तो 50 से जब हम स्टार्ट करेंगे तो प्लस से करंट बाहर जा रही है, इसलिए +50। 2 ओम रजिस्टर है, तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा, जिसको हम नेगेटिव में लिखेंगे, इसलिए -2i। 4 ओम रजिस्टर है, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो हम लिखेंगे -4i, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हमें नेगेटिव लेना है। 20 करंट बाहर जा रही माइनस से 20 वोल्ट के, इसलिए -26। अगेन रजिस्टर है, वोल्टेज ड्रॉप होगा, -6i। फिर से 20 वोल्ट, प्लस से करंट बाहर गई तो +20। 8 ओम रजिस्टर है, -8i। ठीक, फिर 10 ओम रजिस्टर है, -10i। 60 वोल्ट करंट प्लस से बाहर जा रही है, +60। 15 रजिस्टर है तो -15i, वोल्टेज का ड्रॉप होगा, नेगेटिव है। 20 ओम, वहाँ वोल्टेज का ड्रॉप होगा, नेगेटिव लिखते हैं। यहाँ पे करंट माइनस से बाहर जा रही है, इसलिए -15। 5 वोल्टेज ड्रॉप, -5i। 65 प्लस से बाहर जा रही है, +65। 3 रजिस्टर है, वोल्टेज ड्रॉप होगा, -3i। 7 रजिस्टर है, वोल्टेज ड्रॉप होगा, -7। 0। सारे वोल्टेज का एल्जेब्रिक सम हो गया। 50 से शुरू किया था, घूमते घूमते आ गए फिर से 7 के बाद फिर क्या आएगा 50, तो कंप्लीट हो गया। तो सारे वोल्टेजेस का एल्जेब्रिक समेशन के बराबर किसके हो गया, 0। आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी। ठीक, तो अब सबको हम ऐड करते हैं, करंट सारी वोल्टेज ड्रॉप को एक साथ ऐड कर लीजिए। ठीक है, मतलब ये जो आई वाले कोफिशिएंट्स हैं, ये सारे टर्म हैं, आई वाले टर्म एक साथ ऐड कर लीजिए। तो ऐड करिए, कितना आता है, 4 2 6 12 20 30 45 65 70 73 और 7 80, तो -80 आई, -80 आई। अब उसके बाद वोल्टेजेस को देखें तो ये 20 से 20 कट गया, यहाँ है 50। ठीक है, तो इस 50 में से ये 60 ऐड होगा, 110। ठीक, 110 में ये 15 माइनस हुआ, तो 110 में 15 माइनस हुआ, यानी कि 195।
95 में 65 प्लस हुआ, तो 95 में 65 प्लस हुआ तो 160, तो प्लस 160 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से माइनस 80 आई इज इक्वल टू माइनस 160, सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो i इज इक्वल टू क्या हो गया 16/8, दैट इज 2 एम्पियर। ये हो गया आंसर। तो ये तरीका है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, यानी जो स्टेटमेंट है किरचॉफ का, उसको अप्लाई करना। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले करंट एज्यूम कर, करंट को किस तरह से एज्यूम किया, क्लॉकवाइज एज्यूम किया, ये पहला स्टेप। उसके बाद मैंने सारे वोल्टेजेस को एल्जेब्रिकली जोड़ा और 0 के बराबर। सारे वोल्टेजेस को जोड़ने का क्या तरीका था, वोल्टेजेस को मैंने दो तरह से समझा। एक तरीका माना कि रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको नाम दिया मैंने वोल्टेज ड्रॉप। सारे वोल्टेज ड्रॉप को मैंने नेगेटिव लिखा। देख लीजिए जितने भी रजिस्टर है 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 5, 3, 7, -2i, -4i, -6i, -8i, -10i, -15i, -20i, -5i, -3i, -7i, जितने भी रजिस्टर हैं उनके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो हमेशा हमने क्या लिखा है, नेगेटिव। दूसरा वोल्टेज कौन सा है, वोल्टेज राइज, यानी जो वोल्टेज सोर्स है। इसकी पोलैरिटी हमने कैसे देखी है कि करंट क्लॉकवाइज से फ्लो होते हुए किस टर्मिनल से बाहर निकल रही है। जैसे 50 में करंट ऐसे फ्लो होते हुए प्लस से बाहर जा रही है, इसलिए +50। ठीक, 20 में करंट ऐसे फ्लो होते हुए बाहर निकलेगी माइनस से, तो -20, देखिए -20 लिखा हुआ है। फिर ये वाले 20 में करंट बाहर जा रही है प्लस से, तो यहाँ +20 लिखा हुआ है। 60 में करंट प्लस से बाहर निकल रही है, इस वोल्टेज सोर्स के प्लस टर्मिनल से बाहर निकल रही है, इसलिए +60। इसी तरह से 15 में माइनस से करंट बाहर निकल रही है क्लॉकवाइज से फ्लो होते हुए, तो -15 ये लिखा हुआ है। फिर इसी तरह से +65 से बाहर जा रही है, इसलिए +65। और उसके बाद हमने क्या किया, सारे आई वाले टर्म्स को एक साथ जोड़ लिया, -80i, और ये सारे वोल्टेज राइज को सम किया, ऐड किया, तो 160 + 160 आया। सॉल्व किया, करंट की वैल्यू 2 एम्पियर। तो इस तरीके से हम किरचॉफ्स के स्टेटमेंट को अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट में, करंट को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब कुछ और टर्म यहाँ पर हम समझते हैं। क्लोज्ड पाथ, किस तरह के क्लोज्ड पाथ इलेक्ट्रिकल सर्किट में होंगे। क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ बेसिकली दो तरीके होंगे सर्किट में, एक होगा लूप और एक होगा मेश। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस। लूप क्या होता है, लूप का मतलब है एनी क्लोज्ड पाथ, एनी क्लोज्ड पाथ इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। So any closed path in an electrical circuit is known as loop. Mesh की कैसे आप डिफाइन करेंगे, मेश का मतलब है इनर मोस्ट क्लोज्ड पाथ। फर्क देखिए, एनी यहाँ फर्क है, एनी क्लोज्ड पाथ, यहाँ क्या है, इनर मोस्ट क्लोज्ड पाथ। और इंडिविजुअल लूप, इंडिविजुअल लूप इज नोन एज मेश। तो आप मेश को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इनर मोस्ट क्लोज्ड पाथ को हम कहेंगे मेश, या इंडिविजुअल लूप। इंडिविजुअल लूप मतलब ऐसा लूप जिसमें कोई दूसरा लूप ना आए। इंडिविजुअल लूप मतलब ऐसा लूप जिसके अंदर कोई दूसरा लूप ना आए, उसको हम नाम देंगे मेश का। और किसी भी तरह का क्लोज्ड पाथ होगा उसको नाम देंगे हम लूप का। अब ये लूप और मेश तो किस तरह से आप समझेंगे उसको हम एक एग्जांपल से भी एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन क्लोज्ड पाथ को आप समझ लीजिए कि जो हमने केवीएल के स्टेटमेंट में क्लोज्ड पाथ नाम दिया था कि किसी क्लोज्ड पाथ में सारे वोल्टेज का अलजेब्रिक समेशन 0 होगा, तो ये क्लोज्ड पाथ इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक तरीका है लूप, दूसरा तरीका है मेश। ठीक है, अगर लूप के बेस पे हम केवीएल सॉल्व कर रहे हैं तो उसको कहते हैं लूप एनालिसिस मेथड, लूप एनालिसिस मेथड। और अगर हम मेश एज्यूम करके सवाल लगा रहे हैं तो उसको कहते हैं मेश एनालिसिस मेथड।
मैश एनालिसिस मेथड। तो अगर हम केवीएल को लूप एज्यूम करके इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगा रहे हैं तो उसे लूप एनालिसिस मेथड से केवीएल अप्लाई करना कहते हैं, और अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में मैश एज्यूम करके लगा रहे हैं केवीएल को तो उसको मैश एनालिसिस मेथड कहते हैं। चलिए फिलहाल एक एग्जांपल लेते हैं जिससे लूप और मैश में थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आएगा। चलिए एग्जांपल के लिए हमने ये डायग्राम इलेक्ट्रिकल सर्किट एज्यूम की हुई है। अब इसमें कितने लूप और कितने मैश हैं ये हमें आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? डेफिनेशन से चलते हैं। पहले लूप आइडेंटिफाई करते हैं कि लूप कितने, ठीक है। पहले क्या आइडेंटिफाई करते हैं? लूप। तो लूप की डेफिनेशन ये है एनी क्लोज्ड पाथ। कितने क्लोज्ड पाथ हो सकते हैं? स्टार्ट करते हैं। पहला क्लोज्ड पाथ ए बी जी एच ए, ए बी जी एच ए, ये वाला क्लोज्ड पाथ। इसी तरह से बी सी एफ जी बी, बी सी जी सॉरी बी सी एफ जी बी। इसी तरह से सी डी ई एफ सी, सी डी ई एफ सी। अब इन दोनों लूप को हम एक साथ कंसीडर कर लें तो ये दोनों मिलकर एक क्लोज पाथ बना देंगे। तो ये हो जाएगा ए बी सी एफ जी एच ए, ए बी सी एफ जी एच ए। इसी तरह से हम इन दोनों लूप को मिला के एक क्लोज पाथ बना सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? बी सी डी ई एफ जी बी। फिर इसी तरह से इन तीनों लूप को मिला के हम एक सिंगल क्लोज पाथ ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया? ए बी सी डी ई एफ जी एच ए। तो टोटल कितने लूप हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ लूप कितने हो गए इलेक्ट्रिकल सर्किट में? 6। तो इस तरह से हम लूप डिसाइड करते हैं। एनी क्लोज्ड पाथ इज लूप। तो इतने क्लोज्ड पाथ हमें सर्किट में मिलेंगे। तो टोटल कितने लूप हो गए? 6। अब हम बात करते हैं कि मैश कितने हैं इसमें। ठीक, लूप कितने हो गए? 6। मैश की डेफिनेशन मैंने क्या बताई? इनर मोस्ट क्लोज्ड पाथ। अब इनर मोस्ट क्लोज्ड पाथ कौन सा है? इनर मोस्ट क्लोज्ड पाथ ये वाला है, यानी कि दिस वन, ए बी जी एच ए, ये एक इनर मोस्ट क्लोज पाथ है। ये वाला एक इनर मोस्ट क्लोज पाथ है, दैट मीन्स ये वाला बी सी एफ जी बी। और तीसरा इनर मोस्ट क्लोज पाथ कौन है? ये वाला है, सी डी ई एफ सी, ये वाला। तो इस हिसाब से कितनी मैश हुई? 3। अब इसी का दूसरा डेफिनेशन मैंने क्या लिखा था? इंडिविजुअल लूप। इंडिविजुअल लूप का मतलब जिसमें कोई दूसरा लूप ना है उसको मैश कहते हैं। इंडिविजुअल लूप जिसमें कोई दूसरा लूप ना है उसको मैश कहते हैं। अब ये 3 ऐसे लूप हैं जिसमें कोई दूसरा लूप नहीं आ सकता, इसीलिए ये मैश है। ठीक, ये वाला और ये वाला, ये 3 मैश है। मैश कितने हैं? 3। अब अगर हम इसको देखें तो इसमें 2 लूप आ जाएंगे भाई। अगर हम ए बी सी एफ जी एच ए इस वाले लूप को देखें तो इसमें 1 2 लूप आ गए, इसलिए मैश नहीं है। इसी तरह से ये वाला बी सी डी ई एफ जी बी, इसमें भी 2 लूप आ गए, इसलिए ये मैश नहीं है। अगर ये वाला ले लें ए बी सी डी ई एफ जी एच ए, इसमें 3 लूप आ गए, तो इसलिए ये भी ना तो ये मैश है, ना तो ये मैश है, ना तो ये मैश है, ना तो ये मैश है। ये दोनों मैश नहीं है, सॉरी तीनों मैश नहीं है। सिर्फ मैश कौन से? ये 3, पहला दूसरा तीसरा, क्योंकि इसके अंदर कोई दूसरा लूप नहीं आया। तो मैश कितनी हुई इसमें? 3। और लूप कितने हुए? 6। तो अगर हम लूप्स को कंसीडर करके लूप्स में केवीएल लगाते हैं तो उसे लूप एनालिसिस मेथड कहते हैं। और अगर हम मैश को कंसीडर करके केवीएल इक्वेशंस बनाते हैं, केवीएल अप्लाई करते हैं, तो उसको मैश एनालिसिस मेथड कहते हैं। ठीक है, तो अब अगले लेक्चर्स में हम क्या करेंगे कि हम केवीएल के डिफरेंट रिमार्कर्स लगाएंगे विद मैश एनालिसिस मेथड। ठीक है, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए
लाइक बटन प्रेस करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि आपको नए वीडियो जो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।